हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। बढ़िया है सब लोग। ठीक है, जैसा कि हम लोग जो सीरीज हम लोग की चल रही है क्लास 10th में बायोलॉजी का, इसमें कि हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें 10th में चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है, कितने कंटेंट पढ़ने हैं, क्या एग्जाम में लिखना है, किस तरह से लिखना है। इस सीरीज में हम लोग जो है सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों ने पकड़ा है वो न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें अभी हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें अभी शुरुआत में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, लिपिड पढ़ा, दो चीज़ें पढ़ी। अब हम लोग प्रोटीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रिशन का अगला टॉपिक जो है वो प्रोटीन है। यानी प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटीन, ये देखिए ये प्रोटीन लिखा हुआ है। प्रोटीन का मतलब ही होता है, प्रोटीन ग्रीक शब्द प्रोटियोस से बना है, जिसका मतलब होता है फॉर फर्स्ट या फॉर मोस्ट, यानी सबसे पहला, सबसे मोस्ट कौन है? प्रोटीन है। यानी कि प्रोटीन ही शरीर के लिए सबसे पहले चाहिए। जैसे बच्चों को पहले दाल का पानी पिलाया जाता है, वहाँ प्रोटीन है। और प्रोटीन की खोज वर्जिलियस और मुल्डर ने किया था। ये दो बात याद रखेंगे, वर्जिलियस और मुल्डर ने खोजा था। प्रोटीन एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है फर्स्ट या फॉरमोस्ट। और ये इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का पॉलीमर है। यानी प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। अब जहां जहां हम ए लिखेंगे इसका मतलब आप समझेंगे एमिनो एसिड। यानी एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सब प्रोटीन के बने हैं। और प्रोटीन किसका बना है? एमिनो एसिड का बना है। तो आपसे पूछ सकता है कि पॉलीमर ऑफ प्रोटीन क्या है, तो आप बोलेंगे एमिनो एसिड। अब अगर ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। और ये प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और फेरस के बने होते हैं। और अगर हम प्रोटीन की संरचना अगर देखें, अगर तो इस तरह से हम बनाए, जैसे मेथेन बनाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, चारों तरफ एच लगा देते हैं तो कहते हैं ये मेथेन है, CH4। उसी तरीके से हम अगर हम एमिनो एसिड को बनाए, अगर ये सी है, इसके पास NH2 ग्रुप, इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके पास H ग्रुप, इसके पास रिवर्सिबल ग्रुप, यानी ये वेरिएबल ग्रुप है। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसी को यहाँ बनाए, अगर 2 मिनट छोड़े दूसरा का यहाँ बनाए, अगर तो इसको अगर हम बनाए HNH, यानी NH2 हो गया, ये C, ये H, ये COOH, और ये R। तो यहाँ पे इस OH को इस H से निकाल दिया जाए तो आएगा H2O। यानी कि एमिनो एसिड का हाइड्रोलिसिस होना ही क्या कहलाता है? प्रोटीन कहला जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोटीन होता है वो क्या है? एमिनो एसिड के पॉलीमर। एमिनो एसिड के पॉलीमर हैं। यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ तो क्या बना? प्रोटीन बना। तो यहाँ पे इसके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। आगे देखते हैं जो प्रोटीन है वो टूटेंगे कैसे। जो प्रोटीन है वो कैसे टूटेंगे? तो प्रोटीन पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स प्रोटियोजेज में, प्रोटियोजेज डाइपेप्टाइड में टूटेंगे और ये छोटे छोटे अपने फॉर्म बनाते जाएंगे। एमिनो एसिड के बारे में अगर देखें, ये हमारी एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड को देखें अगर, ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हैं। जो प्रोटीन के मोनोमर हैं, इनका अभी हमने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया था, NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप और हाइड्रोजन, है ना। क्या क्रेडिस्टिक है एमिनो एसिड के? ये कलरलेस है, स्वीट है, सॉल्युबल है वाटर में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, एसिडिक बेस मेंटेन, माने एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है ये एमिनो एसिड। और क्या लिखा हुआ है, और देखते हैं एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं। एमिनो एसिड को हम कई तरह से आप बांटेंगे। पहला तरीका बांटने का है, एमिनो एसिड दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और दूसरा नॉन स्टैंड एमिनो एसिड। जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होते हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक बोलते हैं इसेंशियल, एक बोलते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनेगा, उसे हमें फूड से लेना होगा, यानी इनटेक फूड इन आवर बॉडी, है ना। अगर इसेंशियल है तो फूड से लेना होगा, नॉन इसेंशियल है तो शरीर में बन रहा है। तो लिखा हुआ देखिए, कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, मस्ट बी टेक इन फूड। यानी कि ये हमारे शरीर में नहीं बनेगा, बॉडी में नहीं बनेगा, इसे हमें फूड से इनटेक करना होगा। ये टोटल इनकी संख्या है 10। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे बच्चों में 8 होता है, बच्चों में 10 होता है और एडल्ट में 8 होता है। सॉरी, एडल्ट में 8 होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, अब बच्चों में 10 होता है। जो हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, वैलिन है, लाइसिन है, ये सब कैसे एमिनो एसिड है? तो इसेंशियल एमिनो एसिड है।
इसमें हम कहते हैं इसेंशियल 10 है, लेकिन बच्चों में इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 10 रहती है, लेकिन बड़ों में कितनी रहती है, 8 रहती है। उसमें आर्जिनिन और लाइसिन नहीं पाया जाता। जो 9 अमीनो एसिड है ये कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, यानी कि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होंगे, इसलिए ये नॉन इसेंशियल है। और ये नॉट फाउंड इन, यहाँ पे आते हैं, ये हमारे बॉडी में जो है सिंथेसाइज हो जाएंगे, जैसे एलानिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, ये सब कैसे हैं, नॉन इसेंशियल है, जिनकी संख्या कितनी है, 10 है। ये टोटल टाइप किसके हैं, स्टैंडर्ड के 2 टाइप है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड की, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, यानी ये नॉन प्रोटीनोजेनिक है, यानी ये प्रोटीन के पार्ट नहीं बनाते, ये नॉट फाउंड इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं। फिर कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन मेटाबॉलिक पाथवे, यानी मेटाबॉलिक पाथवे में इनका फॉर्मेशन होता है, जैसे ऑर्निथिन। ऑर्निथिन कहाँ, ऑर्निथिन साइकिल में, यानी यूरिया साइकिल जिसको बोलते हैं, यूरिया में बनता है। सिट्रुलिन है ना, ये फाउंड इन यूरिया में, यूरिया साइकिल में पाया जाता है, ऐसा भी हमने बताया आपको। ये हमें याद रखेंगे कि एमिनो एसिड कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक स्टैंडर्ड और दूसरे नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में 2, कौन कौन सा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल कितने, 10, नॉन इसेंशियल कितने, 10। इसेंशियल बच्चों में कितने, 10, एडल्ट में कितने, 8। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सब क्या है, इसेंशियल है। अब अभी हमने आपको बताया कि एमिनो एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एमिनो एसिड का हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे, तो प्रोटीन बनेगा, अभी भी हमने आपको बताया। अब फिर प्रोटीन को हम जो है 3 तरह से बांटते हैं, यानी प्रोटीन के 3 कैटेगरीज है। पहला सिंपल या प्योर प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन, तीसरा डेराइव प्रोटीन। 3 टाइप प्रोटीन। जो सिंपल प्रोटीन है, जिनको हम प्योर प्रोटीन ही बोलते हैं, ये केवल और केवल एमिनो एसिड पार्ट के बने होते हैं। जो कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट के ही बने होते हैं। जो डेराइव प्रोटीन होते हैं वो डेराइव फ्रॉम प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं या डीनेचुरेशन से बनते हैं। जो एमिनो एसिड है, इसमें केवल एमिनो एसिड है, जो सिंपल प्रोटीन बोल रहे हैं, ये ओनली, ये ओ है ओनली ऑफ एमिनो एसिड चेन के बने होते हैं, और इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है, और इसमें प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ये स्मॉलर यूनिट के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी प्रोटीन के स्मॉलर यूनिट को, यानी प्रोटीन को तोड़ दिया जाए, छोटे यूनिट को हम बोलते हैं डेराइव किए गए हैं ये। अगर हम सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल देखें तो रूबिस्को, क्या भाई, रूबिस्को मतलब राइबोलोज 20 फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी आपसे पूछ सकता है रूबिस्को क्या है, आप बोलेंगे सिंपल प्रोटीन है। आपसे पूछेगा रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, आप बताएंगे राइबोलोज 20 फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और इसमें एक और एग्जांपल आ सकता है, नहीं लिखा हुआ है इसमें, जैसे आप लिख सकते हैं जो है कैलोजन, कैलोजन कैलोजन प्रोटीन है, वो भी एक सिंपल प्रोटीन है। कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियस में प्रोटीन है ना, जैसे राइबोसोम, ग्लाइकोप्रोटीन जैसे क्रोमोसोम, लिपोप्रोटीन ऐसे वायरसेस में। तो ये किसका एग्जांपल है, कंजुगेटेड प्रोटीन का। तीसरा है डेराइव प्रोटीन, इसमें कौन आता है, पेप्टोन, प्रोटियोजोज, डाइपेप्टाइड, ये सब वगैरह, यानी कि इनका हाइड्रोलिसिस हुआ, ये छोटे छोटे फॉर्म में टूटेंगे, तो ये एक डेराइव प्रोटीन। तो ये हम लोग प्रोटीन के फिर टाइप समझे, इतने सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव। अब हम फिर प्रोटीन के फिर डिवाइड करते हैं, प्रोटीन को फिर 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक पहला प्रोटीन पढ़ते हैं जिसका नाम है फाइब्रस या स्क्लेरोप्रोटीन, और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन या स्क्लेरोप्रोटीन की एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अल्फा केराटिन, बीटा केराटिन, कोलेजन, अभी हम बात कर रहे थे है ना ये, और इलास्टिन। अल्फा केराटिन कहाँ पाए जाएंगे, हॉर्न्स यानी सींग में, नेल्स नाखून में। बीटा केराटिन कहाँ पाए जाएंगे, स्पाइडर के वेब में, मकड़ी के जाले में पाए जाएंगे। और कोलेजन कहाँ पाए जाएंगे, बोन्स में, टीथ में, कार्टिलेज में, इन सब जगह पाए जाएंगे। इलास्टिन कहाँ होंगे, जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी जो कनेक्टिव बोन या कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर ये पाए जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी अगर देखें तो फाइब्रस प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये रिडीज हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। 50% हमारे बॉडी वेट का कौन बनाता है, ये फाइब्रस या स्क्लेरोप्रोटीन बनाता है। ये इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल है, यानी स्ट्रक्चर को बना रहा है, ये सपोर्ट करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, इसके कैरेक्टर है। दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये क्या भाई, ये सॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल था, ये सॉल्युबल है, और ये कहाँ पाया जाता है, एंजाइम में और हार्मोन्स में पाया जाता है। ये फंक्शनल होता है, यानी कि फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी मेटाबॉलिक रोल जो है, मेटाबॉलिक जो रोल है उसमें अपना हिस्सेदारी प्ले करता है। और ये हर्बीवोरस से पाया जाता है, यानी कि ग्रासेस खाने वाले एनिमल्स में ये
पाया जाता है, यानी हर्बीवोरस का ये फीचर है। अब हम प्रोटीन को फिर देखते हैं, प्रोटीन को फिर डिवाइड करते हैं। तो फिर अगर डिवाइड करें तो प्रोटीन जो है फिर 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन अल्फा क्रिएटिन एक सेकेंडरी प्रोटीन है, मायोग्लोबिन, मसल्स के हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन कहा जाता है, ये एक टर्सरी प्रोटीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हीमोग्लोबिन और इंसुलिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, आप हमें बताएं। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये दोनों बात हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं आप। और इंसुलिन और हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, जबकि मायोग्लोबिन यानी मसल्स हीमोग्लोबिन एक टर्सरी प्रोटीन है। ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में आप लिखेंगे। अब फिर हम लोग प्रोटीन को जो है डिवाइड करते हैं, फिर से हम प्रोटीन को कई तरह से डिवाइड किए हैं। अब प्रोटीन को हम फिर से बांटते हैं, पहला क्या स्ट्रक्चर प्रोटीन, दूसरा क्या एंजाइमेटिक प्रोटीन, तीसरा क्या रेगुलेटरी प्रोटीन, चौथा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, पांचवा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। पहला स्ट्रक्चर प्रोटीन यानी हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को बना रहा है, जैसे अल्फा बीटा कोलेजन। एंजाइमेटिक प्रोटीन जो एंजाइम को बनाएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन जो हमारे शरीर को रेगुलेट करेगा, जैसे इंसुलिन। अभी हमने पूछा इंसुलिन से क्या रोग होता है, डायबिटीज। इंसुलिन कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में। कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में। और ग्लूकेगॉन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन है, एक्टिन, मायोसिन, है ना, जो हमारे मसल्स में, हमारे बोन्स में पाए जाते हैं, सीलिया फ्लैजिला में पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन है, जैसे हीमोग्लोबिन, ये O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लिपिड के बारे में, जिसको हम फैट कहते हैं। देखिए फैट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फैट है, नंबरिंग इधर लिखा गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जो फैट है, फैट को ही हम लिपिड बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंस है, अभी हम बता रहे हैं आपको क्या डिफरेंस है। ये जो है, जो लिपिड है, लिपो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है फैट। लिपिड फैट एक ही बात है। फैट डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड लिपोज। और ये इसमें क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसा प्रोटीन में भी तो पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे इनका अनुपात 2:1 का नहीं है, वहां पे अनुपात था। यहाँ पे 1 ग्राम अगर हम फैट खाएंगे तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात देखिए, हम 1 ग्राम अगर ग्लूकोज खाएंगे हमको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अगर 1 ग्राम हम प्रोटीन खाएंगे तो 5.3 किलो एनर्जी मिलेगी। अगर हम 1 ग्राम अगर फैट खाएंगे हमको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर इंस्टेंट एनर्जी लेना है हमको कार्बोहाइड्रेट लेना, यानी ग्लूकोज लेना होगा। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी लेना है तो फैट लेना होगा। और जो प्रोटीन है ये एनर्जी प्रोवाइड के लिए नहीं, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि ये कितना प्रोवाइड करते हैं, 1 ग्राम फैट 9.3 किलो की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये 20 से 30% ऑफ टोटल एनर्जी, यानी हमारे बॉडी जितना एनर्जी चाहिए उसका 20 से 30% आखिर एनर्जी कौन देता है, लिपिड देता है। ये इन वाटर में ये इनसॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक सॉल्युबल जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं। कौन, लिपिड। लिपिड के बारे में सबसे पहले ब्लूर ने बताया था, यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्लूर ने बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो लिपिड है ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। और सेल वॉल में का सिंथेसिस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एस्टर बॉन्ड। फिर से देखिए, अगर आपसे पूछता है कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड, तो आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आपसे पूछता है प्रोटीन में कैसा बॉन्ड, तो आप बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपसे पूछता है फैट में कौन सा बॉन्ड, तो आप बताएंगे एस्टर बॉन्ड। हमने आपको बॉन्ड भी बता दिया, ये भी हमने आपको एनर्जी भी बता दी, ये आप इसको याद रखेंगे। मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ फूड इन एनिमल इन फॉर्म ऑफ फैट, यानी मैक्सिमम मात्रा में जो लिपिड का स्टोरेज है एनिमल्स में, वो क्या है, वो फैट है। और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है लिपिड का, वो फैटी एसिड। क्योंकि जो लिपिड है वो टूट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये दो है, एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यानी कि फैट को 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, एक फैट जिसको बोलेंगे फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड का एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड, एसिड बोलो है ना, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड जो है फिर 2 टाइप के होंगे, एक बोलेंगे सेचुरेटेड, एक बोलेंगे अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी उनको बोलेंगे इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे पाल्मिटिक एसिड। अनसेचुरेटेड उनको बोलेंगे इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जैसे लिनोइक एसिड, है ना।
अगर रूम टेम्परेचर पे लिपिड है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑयल। यानी रूम टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑयल, है ना। और सॉलिड रूप में है तो उसको हम फैट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर रूम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम ऑयल कहेंगे, और सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे उसको हम फैट कहेंगे। यानी लिपिड का ही एक फॉर्म है फैट, लिपिड का एक फॉर्म क्या है, फैट है। आप इसको याद रखें। लिपिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं, लिपिड 3 टाइप के, एक को बोलेंगे सिंपल लिपिड, एक को बोलेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड, एक को बोलेंगे डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड 2 टाइप के होते हैं, देखिए इसको इस तरह से लिखिए। तो सिंपल लिपिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलेंगे सिंपल या ट्रू बोलेंगे, या इसी को नेचुरल बोलेंगे। ठीक है, 95% हमारे भोजन में इसी प्रकार का लिपिड होता है। और दूसरा होता है वैक्स। ठीक है, यहाँ पे इसी में लिख दिया गया, ये अलग है, वैक्स। वैक्स में हम 2 वैक्स पढ़ेंगे, एक ईयर वैक्स और एक बी वैक्स। ईयर वैक्स को हम सेरुमेन कहते हैं, और बी वैक्स जैसे कि मधुमक्खी में बीज में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ईयर वैक्स को क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स को हम क्या बोलते हैं भाई, ईयर वैक्स को हम क्या बोलते हैं, सेरुमेन, जो वर्कर बनाती है। मतलब कि जो मधुमक्खी के छत्ते में जो है, छत्ते में 3 तरह के लोग रहते हैं, वर्कर रहते हैं, ड्रोन रहते हैं, वर्कर रहते हैं, ड्रोन रहते हैं, क्वीन रहती है। जो वर्कर होते हैं, ये बी वैक्स बनाते हैं, और ईयर वैक्स क्या बनता है, सेरुमेन। यहाँ पे लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। आप ईयर वैक्स को क्या बोलते हैं, सेरुमेन, यानी कान के अंदर जो वैक्स होते हैं। और बी वैक्स कौन बनाता है, तीनों मधुमक्खी में से कौन सा भाग बनाता है, तो वर्कर बनाता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोटीन और लिपिड को खत्म कर दिए। अब हम लोग का नंबर आता है विटामिन या विटामिन इसको बोलते हैं। अब देखिए विटामिन एक लैटिन वर्ड है बीटा, जिसका मतलब होता है लाइफ, और एमिन का मतलब है इसेंशियल, यानी कि लाइफ के लिए जो इसेंशियल है उसी को हम विटामिन बोलते हैं। अब ये विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये सिंथेसाइज कौन करता है, प्लांट करता है, यानी एनिमल सिंथेसाइज नहीं करता। लेकिन 1-2 विटामिन है जैसे B5, D, K, ये सिंथेसाइज आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। बाकी मैक्सिमम विटामिन जो है हमें प्लांट से लेना पड़ता है, क्योंकि प्लांट ही विटामिन को बनाते हैं। अब विटामिन को जो है, जो वर्ड है वो फंक ने दिया था। विटामिन थ्योरी को जो है हॉपकिंस और फंक ने दिया था। इसकी खोज ल्यूनिन ने किया था। और ये हमें एनर्जी नहीं देता, लेकिन शरीर के वो एंजाइम की तरह काम करता है, शरीर में कोई एंजाइम की तरह काम करता है। और विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल हैं, एक ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्युबल है। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछा तो बी और सी, कुल विटामिन कितने होते हैं, ए बी सी डी ई के। जो विटामिन बी और सी है ये वाटर सॉल्युबल है, बाकी जो बचते हैं वो सब कैसे हैं, फैट सॉल्युबल है। विटामिन की डिफिशियंसी को हम ए विटमोसिस कहते हैं, इसको याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि जो विटामिन हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होता है कैसे होता है, आपसे विटामिन ए बी सी डी ई के का जो है केमिकल नेम पूछता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, ए को रेटिनॉल, बी को थायमीन, सी को स्कार्बिक एसिड, सी को क्या बोलते हैं, इसको खट्टे फल स्कार्बिक एसिड, और डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। D3 बोलिए या कैल्सीफेरॉल बोलिए, इसी को प्रोविटामिन कहा जाता है। और या इसको D2 कहिए या अर्गो कैल्सीफेरॉल कहिए। तो अगर D2 कहेंगे तो अर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 कहेंगे तो कैल्सीफेरॉल, दोनों विटामिन डी के ही फॉर्म है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, या इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन बोलते हैं, या इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, है ना। और उसके बाद विटामिन के को फिलोक्यूनोन या नेप्थोक्यूनोन बोलते हैं। ये विटामिन के जो है केमिकल नाम है, जो 100% परीक्षा में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप इसको यहाँ से याद कर लेंगे। अब देखिए अगर हम विटामिन की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो विटामिन की डिस्कवरी देखिए, ए की डिस्कवरी कौन, विटामिन की डिस्कवरी कौन किया, हॉपकिंस ने किया या स्टेनबाक ने किया। विटामिन बी को इजरमैन्स या फंक ने किया, सी को स्टेन या, ठीक है, और विटामिन डी को जो है हॉपकिंस ने किया। विटामिन ई को जो है बिशॉप ने किया। विटामिन के को जो है हर्निक डेम ने किया। तो आपको यहाँ पे
साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको जब रिटेन होगा, रिटेन क्वेश्चन आएंगे तो उसमें यहाँ पे इसको आप लिख करके अपनी बात बता सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने कहा कि जो विटामिन ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं, के होते हैं, लेकिन इसमें जो विटामिन बी होता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी विटामिन बी के कई टाइप होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, है ना, B4 नहीं होता, B6, B7, है ना, B8 नहीं होता है, B9 होता है, और B10, 11, B12 होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई जो है प्रकार हैं, तो इसको हम देखिए एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए लिखा है थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा, थोड़ा थोड़ा सा कैसे याद रखेंगे, देखिए अब देखिए इसी के ऊपर ख के ऊपर B1 लिख देंगे, र के ऊपर B2, न्यू के ऊपर B3, पेंट के ऊपर B5, और के ऊपर B6, बायो पे B7, है ना, इधर B9 और इस पर B12 लिख देंगे। आसानी से याद कैसे करेंगे इसको, देखिए B1 थाइमीन, तो ख से थाइमीन, र से राइबोफ्लेविन, तो विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। B3 न्यू मतलब नियासिन या निकोटिनिक एसिड। B5 पेंट मतलब पेंटाथिनिक एसिड। B6 पर B6 है, तो पर मतलब पैराडॉक्सिन। B7 बायो मतलब बायोटीन, इसको विटामिन एच भी कहा जाता है। B9 यहाँ पे का मतलब फोलिक एसिड। 12 मतलब साइनोकोबालेमिन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो है क्या हो गए, केमिकल नाम हो गए। तो हम लोग क्या क्या पढ़े भाई, हम लोग जैसे विटामिन ए के रेटिनॉल, बी के थाइमीन, सी के स्कार्बिक एसिड, डी के कैल्सिफेरॉल, है ना। उसी तरीके से अब बी के जो है, जो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 है, उनके भी केमिकल नाम हम लोग याद कर लिए हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे हमने आपके लिए काम छोड़ा हुआ है कि आप अपने नोट्स में जो है विटामिन, उनसे उन्हें डिजीज और वो कहाँ से सोर्स क्या खाएंगे कि मिलेगा। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए से डिजीज, अगर विटामिन ए की कमी हुई तो कौन सा डिजीज होगा, रतौंधी। क्या होगा, रतौंधी। और ये क्या खाएंगे, जैसे कैरेट वगैरह खाएंगे तो ये सब आएगा। तो इस तरह से आप सारे विटामिन का जो है नाम लिखा हुआ है, उनसे उन्हें डिजीज को आप लिखेंगे, और वो कहाँ से सोर्स मिलेंगे, वो कहाँ से खाएंगे आप लेकर के, ये आप यहाँ पे होमवर्क करेंगे आप इसको, ये आपके लिए छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विटामिन के बाद अगला आता है मिनरल साल्ट या इसेंशियल एलिमेंट। मिनरल साल्ट या इसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, 24 मिनट हो गया। मिनरल साल्ट या इसेंशियल एलिमेंट्स, अब ये क्या होता है भाई, मिनरल साल्ट क्या होते हैं, मिनरल साल्ट मतलब मेटल और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो साल्ट होते हैं उसी को हम मिनरल साल्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं भाई, मिनरल साल्ट बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये फूड में प्रेजेंट होते हैं, और ये टोटल जो इसेंशियल एलिमेंट है, ये टोटल 17 है। कितने हैं, 17। इसमें जो है एक टाइप है इसका, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 होते हैं, 8 होते हैं। अब माइक्रो जो है 9 होते हैं, तो 9 और 8 यानी 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन है और 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, इसको याद करने की ट्रिक याद रखिए, फेकू मनमोहन जाबे निकल। फेकू मनमोहन जाबे निकल, जाबे निकल। देखिए जैसे फेरस, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, बेरिलियम, निकिल, क्लोरीन, ये कौन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों कौन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो कौन है, खून पी के सर मांगे कैल्शियम, खून पी के सर मांगे कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सब क्या है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो आपसे सीधे आप पूछेगा कि कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आप इसको डिस्टिंग्विश करके लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अकर बाय फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट की जो लीफ है, इस लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं जो ट्रांसपिरेशन करते हैं, और इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन दो तरीके हैं प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम फोटोसिंथेसिस देखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसपिरेशन देखेंगे।
फोटोसिंथेसिस क्या है भाई? फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंस मतलब होता है बिल्डिंग। इसका मतलब बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी लाइट की सहायता से फूड बनाना या एनर्जी बनाना, भाई क्या कहा जाएगा? फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। देखिए लिखा है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओन फूड में क्या बनाएंगे? प्लांट ग्लूकोज बनाएंगे और फॉर्म CO2 H2O, यानी कि वो CO2 और H2O की सहायता से, देखिए यहाँ पे लिखा है CO2 H2O के हेल्प से जो है क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट लेकर के वो ग्लूकोज बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, CO2 नहीं बनाएंगे भाई, O2 याद होना चाहिए, CO2 नहीं O2 बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो ये एक फोटोसिंथेसिस का ये फार्मूला है। आपसे पूछ सकता है ओनली इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप इसको लिख सकते हैं बैलेंस करके यहाँ पे। आगे देखते हैं, और ट्रांसफरेंस के द्वारा स्टोमेटा के द्वारा होता है, अभी हमने आपको बताया। और न्यूट्रिशन इन एलिमेंट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल न्यूट्रिशन कैसे होता है भाई? तो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स। एनिमल्स फूड किससे लेता है? तो प्लांट से लेगा, लेकिन दूसरे एनिमल से लेगा, यानी फूड चेन के माध्यम से। अब ये कह रहा है कि एनिमल्स में जो है वो हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो है जो प्लांट को खाते हैं, जैसे काऊ। हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर, यानी प्लांट को खाने वाले प्लांट ईटर क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस। कार्निवोरस वो हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स ईट ओनली मीट या फ्लैश या अदर एनिमल्स खाते हैं, जैसे लॉयन। कार्निवोरस मीट ईटर्स, ये क्या होते हैं? मीटर होते हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एनिमल, जो एनिमल प्लांट दोनों को खाए वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस। जैसे ह्यूमन बीइंग यानी हम लोग, यानी ओमनीवोरस आर प्लांट एज वेल एज एनिमल ईटर्स। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि न्यूट्रिशन एनिमल में देखा जाए तो किसके बेसिस पे? फूड हैबिट के बेसिस पे 3 टाइप के हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या स्टेप है न्यूट्रिशन के, या डाइजेशन के क्या स्टेप है, या न्यूट्रिशन के क्या स्टेप है। आपको यही क्रम से याद रखना है कि न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है। कितने स्टेप भाई? 5 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। तो पहले यहाँ 3 लिखा हो, पहले 3 देखते हैं फिर 2 देखेंगे। क्या पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन मतलब अपटेक ऑफ फूड या इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है, यानी ईटिंग ऑफ फूड, यानी फूड को खाना। इसमें हम क्या करेंगे? हम जो है ये मैकेनिकल है, यानी कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें भोजन को च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, स्वेलिंग करेंगे यानी निगलेंगे, और डिगुलेशन तक निगल जाएंगे। तो भोजन को चबाएंगे और निगल जाएंगे, ये पहला प्रोसेस है, इसको इंजेशन बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, यानी कि लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा जाएगा, ये चबाए उसको अंदर जाके तोड़ा जाएगा। और फूड में क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन को एमिनो एसिड बनाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज बनाएगा, लिपिड है तो फैट एसिड बनाएगा। इसको अलग से समझिए। देखिए हम अपने भोजन में क्या खाते हैं? या तो कार्बोहाइड्रेट जैसे गुड़, गन्ना, चावल वगैरह, राइस वगैरह, या हम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन में जैसे जैसे दाल हो गया, पल्सेस, जैसे सोयाबीन हो गया। लिपिड खाते हैं, लिपिड में क्या? जैसे दूध, दही, पनीर, ये सब ये खाते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ये टूट के ग्लूकोज बनाएगा, अगर हम प्रोटीन खाएंगे ये टूट के एमिनो एसिड बनाएगा, और ये लिपिड खाएंगे ये टूट के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाएगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा अपने भोजन में हम ग्लूकोज लेते हैं, तो बार बार हम बोलते हैं कि हम अपने भोजन में ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज, प्रोटीन है तो एमिनो एसिड, लिपिड है तो फैटी एसिड। ये दूसरी प्रोसेस हो गई। तीसरी प्रोसेस हो गई एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड, यानी कि जो भोजन डाइजेस्ट हुआ है उसको क्या किया जाए? उसको ब्लड में मिला दिया जाए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया? इंजेशन, दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। चौथा प्रोसेस देखते हैं, चौथा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। चौथा प्रोसेस है, देखिए चौथा प्रोसेस है एसिमिलेशन, यानी यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी सेल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारी बॉडी जो है, जो हमें भोजन मिला हुआ है, उस एब्जॉर्ब करके मिला हुआ है, उसको बॉडी के काम में लाए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए यूज कराया जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या भाई? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और नेक्स्ट प्रोसेस है, चौथा के बाद पांचवा प्रोसेस है, या लिखा नहीं है, इंजेशन या डिफिकेशन, यानी कि नॉन एब्जॉर्ब या अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना बॉडी से, फ्रॉम आउटसाइड, बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। तो बताइए कितने प्रोसेस हो गए डाइजेशन के?
5 प्रोसेस हो गए। कितने प्रोसेस हो गए भाई? 5 प्रोसेस। क्रम से याद रखेंगे, पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। क्या भाई याद रहेगा? पहला क्या याद रखेंगे? पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा 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 बताओ भाई? तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा क्या है? पांचवा क्या है भाई? पांचवा इजेशन। तो ये हो गए 5 स्टेप जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो कह रहा है कि इन अमीबा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, यानी अमीबा जैसा है वैसे ही चीजों को खा लेता है। जैसे देखिए, जैसे ये मान लीजिए अमीबा है, हमने अमीबा बनाया, अमीबा का ये सूडोपोडिया है जो बनता बिगड़ता रहता है। ये यहाँ पे फूड है मान लीजिए, ये इसको इस तरह से अपने अंदर ले लेगा, यानी पूरा अपने अंदर ले लेगा, इसको बोलते हैं होलोजोइक। ये बाय फैगोसाइटोसिस यानी बाय मीन ऑफ सेल फीडिंग, सेल को जस के तैसा क्या कर लेगा? खा लेगा। इसमें स्टेप क्या होंगे? वही इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन। वही प्रोसेस 5 स्टेप क्रम से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है सूडोपोडिया के हेल्प से वो फूड वैक्यूल के अंदर भोजन को ले लेगा, उसका पेट है वो। डाइजेशन वो डिफ्यूजन की सहायता से करेगा, डिफ्यूजन और एब्जॉर्ब फूड वैक्यूल की इनसाइड ले लेगा। एसिमिलेशन में एनर्जी को ऑब्टेन करेगा रिस्पायरेशन मदद से, और इजेशन में सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और अनडाइजेस्टेड फूड जो अमीबा का शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये अमीबा के अंदर जो है न्यूट्रिशन की बात हो गई, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन पैरामीशियम सीलिया प्रेजेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस अकर लाइक अमीबा। देखिए पैरामीशियम में सीलिया होता है, ठीक है, और पैरामीशियम एक सेलेक्टिव फीडर है। यानी अगर हम पैरामीशियम का फोटो अगर देखें, फिगर देखें अगर, तो पैरामीशियम ऐसा होता है, स्लीपर लाइक, जिसमें ये सीलिया पाया जाता है, ये सीलिया पाया जाता है, इसमें साइटोफेज पाया जाता है। ये सेलेक्टिव फीडर होता है, क्या इसके अंदर जाना है क्या नहीं जाना है, ये सेलेक्ट करके यहाँ पे साइटोफेज से खाता है। और पैरामीशियम हम ये बता दें, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो रिप्रोडक्टिव नेचर का होता है और जो मैक्रो होता है वो वेजिटेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया पैरामीशियम के बारे में, इसको आप जानते रहेंगे। अब यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, वो न्यूट्रिशन पढ़ा, है ना। न्यूट्रिशन हमने पिछले वीडियो से लेके अब तक हमने आपको न्यूट्रिशन बताया है, क्योंकि पहला चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइड है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला हम न्यूट्रिशन पढ़ लिए यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन में न्यूट्रिशन यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे ह्यूमन में, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आप बताएं कमेंट में करके वीडियो कैसा लग रहा है आपको। धीरे धीरे एकदम फैमिलियर हम लोग हो जाएंगे और आसानी से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको मिलते हैं, अच्छा कंटेंट आपको देंगे, इसमें बेस्ड ऑन क्वेश्चंस कराएंगे। धीरे धीरे हम लोग इसको कवर कर लेंगे।